नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद कैफ और पिछले कुछ समय के एक गैप के बाद मैं आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। और इस बार हमारे आपके सामने आने की ख़ास वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होना था, लेकिन एक विधानसभा सीट जो मिल्कीपुर अयोध्या की है, वहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ क्योंकि वहाँ पर किसी एक नेताजी ने वहाँ के विधायक जो अब सांसद बन चुके हैं अयोध्या प्रसाद, उनके निर्वाचन के विरुद्ध एक एप्लीकेशन हाईकोर्ट में दायर कर दी थी, जिसमें अभी सुनवाई होनी बाकी है। परिणाम इसका नहीं आया है, तो इसलिए वहाँ चुनाव रोक दिया गया है। इसके अलावा 9 दूसरी विधानसभाएं हैं जहाँ पर चुनाव हो रहा है। ये चुनाव सामान्य चुनाव से अमूमन उपचुनाव जो होते हैं सामान्य चुनाव से अलग होते हैं, सरकारें उससे नहीं बदलती हैं, लेकिन इस चुनाव का जो महत्व है वो सरकार के बदलने से जुड़ गया है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2-3 कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। पहला कन्फ्लिक्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कन्फ्लिक्ट है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो हाल ही का जो रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का, जिसमें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छी सीटों पर विजय हासिल की थी, तो वो ये दिखाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ कि अभी भी उनका कंट्रोल है। तो उनकी कोशिश है कि वो पूरा फोकस कर रहे हैं। संभवतः इतना फोकस यहाँ लोकसभा चुनाव में भी नहीं किया गया था, और 9 की 9 सीटें जीतने की उनकी प्रबल इच्छा शक्ति है। इसलिए काफ़ी योगी आदित्यनाथ जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक विधानसभा सीट पर 2 बार भी जा रहे हैं और बहुत तैयारी के साथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को, चूंकि वो उनकी सहयोगी दल है, समाजवादी पार्टी को परमिट कर दिया है कि वो सभी 9 सीटों पर अपना प्रत्याशी लड़ा ले और कांग्रेस उनका सहयोगी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उन पर दबाव आ गया है, और दबाव इस बात का आ गया है कि वो अब चूंकि अपनी ताकत उन्हें दिखानी है, और उत्तर प्रदेश में उनको ये दिखाना है कि वही यहाँ विपक्ष की राजनीति के सबसे प्रभावी नेता हैं, तो वो जरूर ये चाहेंगे कि अच्छी संख्या में उनके विधायक जीत करके आए। 2-3 नजरिया है जो इसमें दिखता है। पहला नजरिया तो ये दिखता है कि योगी आदित्यनाथ जो है उनको प्रूव करना है कि सेंटर ये ना समझे कि उनकी ताकत कम हुई है, और दूसरा ये है कि अखिलेश यादव को प्रूव करना है कि कांग्रेस या दूसरी राजनीतिक दल ये ना समझे कि अखिलेश यादव जो है वो किसी के बलबूते पर या किसी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें लेकर के आए थे, बल्कि ये उनकी खुद का अपना दम था। कुल मिलाकर के ये चुनाव इस चीज से ज्यादा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस बात का हो गया है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में से किसका उत्तर प्रदेश पर प्रभाव है, और यही चुनाव ये तय कर देगा कि 2027 में इन दोनों में से कौन सीएम बनेगा। तो मीरापुर एक जगह है जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, और मीरापुर में जहां बाई इलेक्शन हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित विधानसभाओं में से एक है। कारण यह है कि यहाँ का जो मॉडल है, मीरापुर का जो मॉडल है, वही मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 का मॉडल माना जा रहा है। यहाँ आरएलडी का जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, जिनको आरएलडी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और उनको यहाँ टिकट दे करके चुनाव लड़ा रही है आरएलडी। तो चुनाव जीतने पर फोकस है, इसलिए ये घालमेल किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज नवाब अली है। नवाब अली बहुत ब्रिलियंट पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और न केवल पॉलिटिकल एनालिस्ट है बल्कि आप इनकी उम्र को देखेंगे तो आपको देख करके ये ताज्जुब होगा, हैरत होगी कि ये गांव के प्रधान हैं, जटवाड़ा गांव के प्रधान हैं, और जटवाड़ा मीरापुर विधानसभा का एक बड़ा महत्वपूर्ण गांव है। यही नहीं, मुजफ्फरनगर के सबसे कम उम्र के ग्राम प्रधान ये बने थे। पॉलिटिकल समझ इनकी अच्छी है, और यहाँ जिस कम्युनिटी से ये आते हैं, मुस्लिम्स में जिस कम्युनिटी से यहाँ आते हैं वो झोजा बिरादरी है, और पूरे मीरापुर विधानसभा पर 60,000 से ज्यादा झोजा बिरादरी की वोट है। तो पॉलिटिकल डिस्कस इनसे ज्यादा बेहतर मुझे लगा नहीं कि कोई दूसरा कर पाएगा, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका नवाब अली साहब। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया नवाब साहब। मैं आपको बता दूं, हम नवाब साहब के मकान की छत पर हम बैठे हुए हैं, और यहाँ दूर दूर तक बस हरियाली दिखाई दे रही है, गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में कुछ गन्ना छीला भी जा रहा था, तो कोशिश करेंगे आपको लौटते समय गन्ना दिखाएं। नवाब साहब, मैं पॉलिटिकल बातचीत करूंगा, एक्चुअली आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि मीरापुर विधानसभा में चल क्या रहा है?
मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। चुनावी सरगर्मियां हैं यहाँ पे, और मीरापुर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है, और इसने मुझे लगता है कि सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस अक्टूबर के आखिर में और नवंबर की शुरुआत में गर्मी का माहौल दोबारा से पैदा कर दिया है। यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज है। काफी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अमूमन अगर हम वेदर की बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर जैसे ही आता है, सितंबर तो थोड़ा बीमारियां लेके आता है, मौसम बदलता है उस समय, लेकिन जैसे ही बदलता है माहौल, ऐसे ही सर्दी आनी शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, और आप कह रहे हैं गर्मी आ गई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तो बहुत मशहूर डायलॉग है कि मैं जून में शिमला बना देता हूँ। लेकिन यहाँ ये मीरापुर की जनता ने इस बार चुनाव को उस तरीके से लेकर के चल रहे हैं कि नवंबर में भी यहाँ गर्मियां महसूस हो रही है। सभी राजनीतिक दलों की नींदें उड़ा कर रखती है यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जनता ने। क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि यहाँ की जनता उपचुनाव का ये माहौल है, इस उपचुनाव के माहौल में मुद्दों पर वोट करने जा रही है। ओके, किस तरह के मुद्दे? यहाँ किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है यहाँ पे। देखिए, यहाँ हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में 2 गन्ना मिल आते हैं जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं। एक टिकोला शुगर मिल है, एक मोरना शुगर मिल है। टिकोला शुगर मिल एक प्राइवेट लिमिटेड है, वो अपना सही काम करता है, किसान उससे संतुष्ट है। लेकिन उसके साथ साथ एक मोरना मिल है जो सरकारी मिल है। 2022 का चुनाव लड़ा गया, तब मोरना मिल के विस्तारीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। 2024 का इलेक्शन लोकसभा का हुआ, तब यहाँ सत्ता दल पार्टी ने, सत्ता दल के जो नेता थे, उन लोगों ने मिल के विस्तारीकरण की घोषणा के चारों ओर पोस्टर और बैनर चस्पा करके लोगों को ये कहा कि मिल का विस्तारीकरण हो गया है। लेकिन अब गन्ना का पेराई सत्र दोबारा शुरू हो चुका है, और मोरना मिल का जो क्षेत्र का जो किसान है वो 2 परेशानियों से बहुत ज्यादा पीड़ित है। एक तो पहला कि बरसात के मौसम में वहां बाढ़ आ जाती है, उनकी फसल पहले बाढ़ में तबाह हो जाती है। उसके बाद में जब मिल का सीजन शुरू होता है, उनकी पेराई मिल की क्षमता कम होने के कारण उनके गन्ने का भाव उन्हें सही नहीं मिल पाता, क्योंकि मिल की पेराई कम है तो वो गन्ना कोल्हू पे गन्ना डालने को मजबूर होता है, जिसमें किसान के गन्ने का भाव उचित नहीं मिल पाता। 300 पौने 300 के आसपास में फिलहाल गन्ना किसान का गन्ना लूट रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मोरना मिल के आसपास का जो किसान है वो सरकार के झूठे वादों से परेशान है। मिल के विस्तारीकरण का जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पे 2-3 बार यहाँ चुनाव हो चुका है, वो अभी तक जो कदम अधर में लटका हुआ, किसान की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन ये गन्ने का तो इशू हम लोग देख रहे हैं मोरना मिल के विस्तारीकरण का। अभी मुख्यमंत्री आए थे, यहाँ पास का एक गांव है कासमपुर कोला, तो मोरना मिल के विस्तारीकरण की बात उन्होंने की थी, तो क्या वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया? वो जमीनी हकीकत नहीं है। यहाँ 2022 के भाषणों में मोरना मिल बड़ा कर दिया गया, दोबारा से फिर से चुनाव नजदीक आए तो 24 में मोरना मिल को बड़ा कर दिया गया। अभी इस उपचुनाव भाषण में बड़ा होता है, सिर्फ भाषण में बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास का मिल है, किसान बताएंगे इस बात को। मैं फिर से कहूंगा कि किसान यहाँ दोहरी मार झेलता है, बरसात में बाढ़ की मार झेलता है, खादर क्षेत्र का मिल है। उसके बाद में जब पेराई सत्र शुरू होता है तो जो गन्ना बचता है वो समय में मिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मिल की पेराई क्षमता कम होने के कारण किसान इधर उधर अपने गन्ने को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। ये तो आपने अच्छा डिस्कस शुरू कर दिया शुरुआत में ही, लेकिन मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि चूंकि आरएलडी जो है, राष्ट्रीय लोकदल, वो इसी मुद्दे की, किसानों के मुद्दों की ही राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, और उन्हीं के विधायक चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे, और अब वही चंदन चौहान यहाँ सांसद हैं, उन्हीं का स्थान यहाँ रिक्त हुआ है, इसलिए यहाँ चुनाव हो रहा है। और चंदन चौहान शुरुआत से ये दावा कर रहे थे कि वो मोरना मिल का विस्तारीकरण जरूर कराएंगे। लगातार वो प्रयासरत रहे हैं। 2022 का जब चुनाव हुआ था तो वो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने विपक्ष के होने के नाते सदन में आवाज उठाई, कहा, उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अब वो भी अगर ये कहे कि मिल का विस्तारीकरण किसी कारणवश अभी नहीं हो पा रहा या देरी से होगा, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ में एक धोखा होगा, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के साथी हैं, मुख्यमंत्री के साथी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो कोशिश करे तो हो जाएगा, लेकिन किसानों के साथ में अभी भी ये समस्या जिसकी तस बनी हुई है, कभी करा सकते हैं चाहे तो। अगर वो चाहे तो, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। गुड, उनका एफर्ट उनका दिखना भी चाहिए। हाँ, उनका एफर्ट दिखना भी चाहिए, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। अब विधायक भी सत्ता के साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के वो केंद्र में मंत्री हो चुके हैं, तो वो चाहे तो किसानों की समस्या को समाधान पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पे चलता है ना, जैसे उनकी पत्नी यासिका चौहान को प्रत्याशी बनाने की बात चल रही थी, और वो प्रत्याशी नहीं बनी है। मान लीजिए प्रत्याशी जो है यहाँ बन गई है मिथिलेश पाल, और मान लीजिए, क्योंकि राजनीति है कुछ भी हो सकता है, वो चुनाव जीत भी जाती है, तो क्या उनके मन में ये बात नहीं रहेगी कि श्रेय कहीं ना बट जाए? ऐसा होना नहीं चाहिए। किसानों के साथ में यही धोखा क्यों? आप श्रेय लेने के चक्कर में किसान का नुकसान क्यों कर रहे हैं? किसान जानता है कौन उसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आप मेहनत कीजिए, माननीय सांसद जी को मेहनत करनी चाहिए।
और इस मिल का विस्तारीकरण करा ही देना चाहिए। कंधों पे उन्हीं के जो है ये बोझ है कि वही ये मोरना मिल का विस्तारीकरण कराएं। अच्छा, ये मुद्दा है यहाँ, हम लोग जानते हैं, ये लंबे समय से चर्चा में है। अभी दूसरे इश्यूज और भी हैं, तो इस विधानसभा में और दूसरे इश्यूज जो हैं वो क्या क्या आपको दिखाई देते हैं? कि मिल का बड़ा मुद्दा है। एक हमारे यहाँ शुक्रताल है, तीर्थ स्थल है, लेकिन तीर्थ स्थल होने के नाते जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो एक अच्छा तीर्थ स्थल है, सभी लोगों की वहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम भी चाहते हैं कि शुक्रताल का विस्तारीकरण हो, शुक्रताल में अच्छे पर्यटन स्थल बने, वहाँ गंगा की धारा सीधी आए। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की जो एक तहजीब है, उसमें हमारे हिंदू भाइयों की जो श्रद्धा है वो गंगा जी में है। तो श्रद्धा का यहाँ पे अगर यहाँ की गंगा की धारा आएगी तो वो गंगा स्नान करेंगे। जहाँ अगर शुक्रताल का सुदृढ़ीकरण होगा तो क्षेत्र के विकास को फायदा होगा, जमीनें महंगी होगी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट लगेगी, कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा। तो यहाँ एक ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, एक ये तीर्थ स्थल को डेवलप किया जाए। तो जमीनें महंगी होगी तो नवाब साहब उस तरह की दिक्कत नहीं आएगी जैसे अयोध्या में पैसे वाले लोगों ने बड़े बड़े होटल्स बना लिए, तो कहीं इस तरह से यहाँ व्यापारी जो है वो अपना प्रभाव तो नहीं जमा लेंगे और जो स्थानीय लोग हैं फिर वो खुद को कुंठित महसूस करेंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो खुददार है, मुझे नहीं लगता वो व्यापारियों को इस तरीके से अपनी जमीन लुटाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो यहाँ का नौजवान अपने खेतों में, अपनी जमीन में अपने रोजगार पैदा करेगा। अभी मुख्यमंत्री आए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ये जो दूसरी बात आपने कही है ये बात भी उन्होंने तब कही थी। उन्होंने कहा था कि हम गंगा की धारा यहाँ लेकर के आएंगे, तो उस पर कुछ एक्ट होना शुरू हुआ, कुछ काम होना शुरू हुआ? शायद अभी तो नहीं, चुनाव है, चुनाव के बाद करेंगे, शायद हो सकता है चुनाव के बाद। या कहीं बाद ऐसा तो नहीं जैसे कह देते हैं कि हम ये कर देंगे, चुनाव के दौरान तो बहुत सारी चीजें बोल देते हैं ना नेता। देखिए, नेता को जो कह रहा है उसे करना चाहिए। और सरकार तो बहुत ताकतवर होती है, इनके पास में पैसे की कमी नहीं होती, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। और विकास होना चाहिए। विकास को तो ना किसी धर्म से बांट कर देखिएगा, ना जाति से बांट के देखिएगा। अगर तीर्थ स्थल यहाँ बनेगा तो मैं ये कहता हूँ कि तीर्थ स्थल अगर शुक्रताल में बनेगा तो मोरना के मुसलमान को फायदा होगा। तीर्थ स्थल जब शुक्रताल में बड़ा होगा तो आप मोरना के इर्द गिर्द के जो आसपास के गांव के जो भी लोग होंगे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो सभी को फायदा पहुंचेगा, आर्थिक फायदा पहुंचेगा, आर्थिक फायदा, सामाजिक फायदा पहुंचेगा, सामाजिक फायदा पहुंचेगा। निसंदेह ये बात आपकी सही है। नवाब साहब ये बताइए कि मीरापुर विधानसभा में आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में ही एक इंडिकेट किया था, यहाँ कॉलेजेस की क्या स्थिति है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या कंडीशंस है? इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ मीरापुर विधानसभा में, मेरे गांव में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्मित है, जो ये माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना था। और इसकी शुरुआत अभी 2020 से ये यहाँ पे पढ़ाई जो स्टडी चालू हुई है, लेकिन जो उसका शैक्षणिक स्तर है वो बहुत निम्न है, क्योंकि पूरी तरीके से जो भी उसमें सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है, उसकी जो चार दीवारी नहीं है। मेरे यहाँ जो कॉलेज है उसके अंदर हॉस्टल भी है, लेकिन हॉस्टल चालू नहीं है। जो बाहर के बच्चे यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, वो बच्चे यहाँ रहने के लिए परेशान है, कहीं बाहर आसपास के गाँव में किराए पर रह रहे हैं, आसपास के गांव में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। लेकिन बाकी यह है कि कॉलेजेस के या पढ़ाई का कोई स्तर जो है वो बहुत लो है। तो एक और हम समझना चाहते हैं कि यहाँ कॉलेज नहीं है, जैसे डिग्री कॉलेजेस की जरूरत विधानसभा महसूस रहता है सभी, तो इसकी भी आपको लगता है कि चूंकि आप यंग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छा पढ़ाई भी आपने की है, देहरादून भी आप पढ़े हैं, तो ये यहाँ डिग्री कॉलेज की कमी महसूस होती है आपको? बिल्कुल होती है। शिक्षा का स्तर तभी अच्छा होगा जब आपके पास में शिक्षण संस्थान होंगे। यहाँ शिक्षण संस्थान हमारे नहीं है। अब हम यहाँ से बैठे हैं, यहाँ से हमारा जिला मुख्यालय लगभग 30 किलोमीटर दूर है, मुजफ्फरनगर। इस बीच में हमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा। हमें अगर डिग्री के लिए जाना होगा तो मुजफ्फरनगर जाना होगा। उस तरफ हमारी मीरापुर विधानसभा का जो जिस नाम से मीरापुर विधानसभा है वो कस्बा लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। मुझे नहीं लगता कोई अच्छा कॉलेज, डिग्री कॉलेज शायद मीरापुर में भी नहीं है। उधर बिजनौर आप जाएंगे वो भी 30 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ डिग्री कॉलेज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक देहात के जो एरिया है, ये रूरल एरिया है, इसमें भी एक अच्छे कॉलेज स्थापित होने चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा आसानी से प्राप्त हो सके। तो ये जो यहाँ इतने बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, ये सब मटर छीनने का काम करते हैं? अभी तक तो ऐसा ही होता है कि मीरापुर विधानसभा ऐसी विधानसभा है, इसने उत्तर प्रदेश को गृह मंत्री दिया है। इसी ये पूर्व में मोरना विधानसभा थी, इसने उत्तर प्रदेश को उप मुख्यमंत्री दिया है। इसी विधानसभा से जीत करके अभी हमारे विधायक सांसद हो गए हैं। यहाँ पहले भी उपचुनाव हुआ था, पूर्व में भी 2007 में जो यहाँ से विधायक हुए थे वो 2009 में सांसद हो गए। तो ये मीरापुर विधानसभा अब है, पूर्व में मोरना थी। इस विधानसभा ने नेताओं को जन्म दिया है, यहाँ के छोटे नेताओं को प्रदेश में और देश में नाम रोशन करने का मौका दिया है। लेकिन इस विधानसभा के लोगों को नेताओं ने कुछ नहीं दिया।
अच्छा, मैं नोटिस किया है मैंने, और मैं आपसे बताता हूँ कि कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पर जो इंटर कॉलेजेस हैं या हाई स्कूल कॉलेजेस हैं, और वो कॉलेज बन गए, बिल्डिंग बन गई है, लेकिन उनमें अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। जैसे कवाल का राजकीय इंटर कॉलेज है, इसी विधानसभा में आता है। मीरापुर में कुतुबपुर रोड पर जाते समय नहर के नजदीक एक राजकीय इंटर कॉलेज है, वो बंद है। एक और कॉलेज है, वो बंद है। एक मोरना में एक कॉलेज बंद है। तो ये बिल्डिंगें तो बन गई हैं, लेकिन यहाँ टीचर और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है, क्योंकि हम जब चुनाव आते हैं तो हम शिक्षा को आधार बांधकर वोट नहीं करते हैं, हम रोजगार को बेस बनाकर वोट नहीं कर पा रहे हैं, हम जाति में धर्म में बटे हुए हैं। तो जब हम शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार नहीं देगी। अगर बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमें शिक्षा मांगनी चाहिए तो ही हमें शिक्षा मिल पाएगी। गर्ल्स एजुकेशन की क्या स्थिति है? लड़कियां पढ़ती हैं तो बल्कि बॉयज से भी बहुत नीचे हैं, इनसे भी डाउन। हाँ, इनसे भी बहुत डाउन है। ये नेता बात नहीं करते इस नेता गांव दर गांव घूम रहे हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में शायद नहीं बात करते। क्या बात करते हैं नेता? अभी जब वोट मांगने आते हैं नेता, आपके पास तो आप तो प्रधान है ना, तो आपका उनके प्रधान है, जटवाड़ा के प्रधान है आप, तो आपके पास नेता आए वोट मांगने? हाँ, सभी दल के लोग आ रहे हैं, सभी दल के नेता आए। तो जब नेता आते हैं आपके पास वोट मांगने के लिए, क्या कहते हैं? जाति के आधार पर वोट दीजिए, आप जाति के हैं, आप हमारे धर्म के हैं, आप हमारे क्षेत्र के हैं, आप हमारी पार्टी के हैं, बस यही सब आधार है वोट का। लेकिन किसी नेता ने ये नहीं कहा कि आप वोट दीजिए अपने गांव से, हम आपके गांव के पॉलिटेक्निक कॉलेज को डेवलप करेंगे। ओके। अभी किसी नेता ने ये नहीं कहा, सत्ता दल के नेता भी आए कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके गांव के पॉलिटेक्निक कॉलेज के में ग्राउंड अच्छा करेंगे, उनके बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे। किसी नेता ने ये भी नहीं कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके गांव के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन, जो 33,000 की बिजली की लाइन आपको शायद पीछे दिखाई भी दे रही होगी आपके कैमरे से, हम आपकी गांव के शिव मंदिर और आबादी के ऊपर से उस लाइन को हटाने का काम करेंगे। विकास के नाम पे वोट मांगने का हिम्मत नहीं जुटा पाते, काम के नाम पर वोट नहीं मांग पाते। जातियों की इक्वेशंस, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना, जातियों की इक्वेशंस तो सारी राजनीतिक पार्टियां बना रही हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है उन्होंने भी इस इक्वेशंस को ध्यान में रखा है। आरएलडी ने जिनको टिकट दिया है, मिथिलेश पाल को, उन्होंने भी इस इक्वेशंस को ध्यान में रखा है। और आजाद समाज पार्टी ने जो टिकट दिया है जिनको, उन्होंने भी इसी इक्वेशंस को ध्यान में रखा है। तो जातियों के इक्वेशंस जो भारत में चुनाव, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो खासकर चुनाव जातीय समीकरण पर होता है, जातीय प्रतिनिधित्व पर होता है। तो प्रतिनिधित्व भी कोई मुद्दा है? जैसे चर्चा में रहती है बात कि भाई हमारे लोगों को, खास लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है और जिनकी संख्या ज्यादा है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो विधायक सांसद अपने बीच से होना चाहिए। इस तरह का इश्यूज भी आते हैं। इस तरह का इश्यूज मेरा मानना ये है कि इसलिए आ रहा है क्योंकि अब से पूर्व में जब तक भी नेता बनाते आए हैं, हम लोग जातियों से ऊपर उठ के नेता बनाते आए हैं। हम लोगों ने उम्मीदें की है, हमारे जो बड़े थे उन लोगों ने उम्मीदें की थी कि ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। उन्होंने कभी धर्म देख के वोट नहीं किया। डिफाइन कीजिए। उन्होंने जाति देख के वोट नहीं किया। हमारी मीरापुर विधानसभा में जो पूर्व में नेता रहे हैं उन सब के साथ में ये रहा। लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ये महसूस करती है कि हमारे जो बड़े गलती करते आए हैं कि उन्होंने कभी अपना पराया देख के वोट नहीं किया, सभी को कर दिया, सब अपनी अपनी जाति का चुने, ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। वो लोग नहीं कर पाए जो पूर्व में थे, तो ये हमारी जाति का है, ये हमारे लिए बेहतर करेगा, इसलिए लोग जाति में बट रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि गैर के पंख से परवाजे हंस दीवारों तक, ऊंची उड़ाने वही उड़ेंगे जिनके खुद के पर होंगे। जिनके खुद के पर होंगे। तो ये खुद के पर वाली स्थिति है। खुद के पर वाली स्थिति। तो इस तरह का कोई अंडरकरंट है? हाँ बिल्कुल है, जमीन पे भी ये चीज़ जैसे इस विधानसभा में 60,000 जोजे हैं और आप भी प्रधान तो हैं ही, लेकिन चूंकि उसी बिरादरी से भी आते हैं, तो आपने रेड किया कि आपके समाज के नौजवानों के अंदर अंडरकरंट है? बिल्कुल अंडरकरंट है। बिल्कुल अपना जाति का विधायक चाहते हैं, अपनी जाति का विधायक चाहते हैं, नौजवान चाहता है। नौजवान हमसे सवाल करते हैं। ओके। इस सवाल को हमसे भी कहते हैं कि कब तक हम दूसरों को वोट देंगे, एक बार अपने को भी देके देखते हैं। तो ये जाति है, तो हर जाति में है, ये नहीं कि ये हमारी ही जाति में है, हमारी बिरादरी में है, ये सभी लोगों में है। पाल समाज चाहता है कि हमारा विधायक हो, गुजर समाज चाहता है हमारा विधायक हो, जाट समाज चाहता है हमारा विधायक हो। बस आप सब लोग चाहते हैं। बस आपका समाज थोड़ा देर से जागा है। हाँ, देर से जागा है, लेकिन जाग रहा है, जागृत हो रहा है। जागृत हो रहा है। तो ये जो इश्यूज हैं, अभी का जो सिनेरियो है, चूंकि आप सीधे तौर पर तो ये कह नहीं सकते कि भाई कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, लेकिन अगर हम आपके दृष्टिकोण से देखें तो अभी की क्या इक्वेशंस आपको मीरापुर विधानसभा में आपको दिखाई क्या देता है, हो क्या रहा है? देखिए, मीरापुर विधानसभा में सबसे अच्छी बात तो यह है कि धर्म को आधार बना के अब चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव धर्म के आधार पर नहीं हो रहा। चुनाव किस आधार पे हो रहा है? ये चुनाव यहाँ के लोकल मुद्दे मैंने आपसे शुरू में भी बताया था। और दूसरा ये है कि यहाँ के जो नेताओं के आधार पे अभी ये इलेक्शन हो रहा है कि कौन नेता किस इमेज का है। इन नेताओं के खुद के परीक्षण है। तो आपके हिसाब से किसकी इमेज अभी हम देखें तो चुनाव में 3 लोग हैं। एक है कादिर राणा जो है सांसद रहे हैं, उनकी पुत्रवधू,
सुम्बुल जी, और एक हैं जो यहाँ मिथिलेश पाल, जिन्होंने कादिर राणा जी के छोटे भाई नौसरीन राणा को 2009 के बाई इलेक्शन में हराया था, जब कादिर राणा सांसद बन गए थे। और एक है यहाँ जिनको मुख्य कंपटीशन में 3 लोगों को माना जा रहा है, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जाहिद हुसैन। तो आपको क्या एनालिसिस दिखाई देता है, माहौल क्या दिखाई देता है? माहौल ये है कि सभी तीनों अपने अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक बसपा के हैं वो भी अपना अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं, शाहनजर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी चुनाव जो है वो सपा और लोकदल के बीच है, क्योंकि ये मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी उभर के आई है। इन लोगों में कॉन्फिडेंट भी बहुत हो चुका है, सांसद अच्छे खासे जीत के आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों में दम भी बड़ा है, ऊर्जा बहुत है, तो ये लोग सत्ता से अच्छा जो लड़ पा रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान भी तो हो जाता है, जैसे नेता को ऐसा लगता है कि वो नेता हो गया, जैसे जब तक कोई हारता है तो उसे अपनी कमियां दिखाई देती है, और जैसे ही वो जीतता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि अब तो तुम किंग हो गए, तो उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अकड़ आ जाती है। और आजकल का जो चुनाव है नवाब जी, हम वो नोटिस कर रहे हैं कि वो आजीजी का चुनाव है, जो जितनी रिक्वेस्ट करता है उतना आगे बढ़ता है। ये बिल्कुल सही तो कहीं ये नुकसान ना हो जाए, ये कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। पूर्व सांसद कादिर राणा जी हैं, वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त आजीजी कर रहे हैं। सुना है कि दर दर घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि मोहल्ले में किसी मुखिया ने कह दिया कि इनको वोट करना है, सभी लोग उनको वोट कर देते, लेकिन अब इस तरीके का ये ट्रेंड बदल गया है। अब सभी लोगों के पास में जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं लोग सवाल भी करते हैं। जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग आपसे सवाल भी करते हैं, आप यहाँ से पूर्व में सांसद रहे हैं, पूर्व में आप एमएलए रहे हैं, पूर्व में आप किसी और पद पे रहे हैं, आपने उस वक्त हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है? नहीं तो किया तो नहीं है ना। अभी देखिए 30 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कादिर राणा साहब से पूछ ले जाकर के कि एक कॉलेज बताइए आपने कहाँ बनवाया है। हाँ, तो इस मामले में नील हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। जवाब फैक्ट्री गिनवा देंगे। वो फैक्ट्री तो उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए है, लेकिन कॉलेज नहीं गिना पाएंगे। शिक्षा का कोई, अगर उनसे पूछ ले कि आप बताइए इस क्षेत्र में आपने 100 लड़के बताइए जिनको आपने नौकरियां दिलवाई हो या मदद की हो, या ऐसे बच्चे जिनको आगे पढ़ने में आपने उनको स्कॉलरशिप दी हो। हाँ, इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं है। तो फिर वो कैसे, फिर उनको टिकट देने में तो अखिलेश यादव ने गलती की है ना। अखिलेश यादव जी का अपना कोई सिनेरियो रहा होगा, किस तरीके से वो इस मीरापुर विधानसभा को जीत पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो तो विश्लेषण उन्होंने किया होगा किस तरीके से सही रहेगा। अच्छा, चूंकि आप ना पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे, कम उम्र में प्रधान बन गए, पढ़े लिखे प्रधान है, तो ये 45 लोग यहाँ से विधानसभा समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, तो उनमें से लगभग 25 ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल की उम्र के बीच थी, यानी जिनको फ्यूचर 20 साल का आगे का फ्यूचर दिखाई दे रहा था। तो वो चाहेंगे कि कादिर राणा जीते? नहीं चाहना चाहिए सभी को। देखिए ये आप मेरा सवाल समझ रहे हैं ना। ये मुझे ये लगता है जो टिकट मांग रहा है वो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होता है, और पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता ही ये हिम्मत जुटा सकता है। राजनीति में तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं ना। तो मेरा मानना ये है, अगर आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है तो ही टिकट मांगने की आप हिम्मत जुटा पाएंगे, और अगर आपको टिकट नहीं मिला तो संतोष करना चाहिए आपको। और लगता है कि मैं मानता हूँ कि गद्दारी तो नहीं करनी चाहिए। अगर टिकट मांग रहे इस बार नहीं मिला, आगे को मिलेगा। नहीं, मुझे कुछ ऐसी जानकारी है कि आरएलडी से एक राजपाल सैनी साहब है, पूर्व सांसद, वो टिकट मांग रहे थे अपने बेटे के लिए, लेकिन चूंकि उनका टिकट हुआ नहीं है तो उन्होंने पूरी कमर कस करके वो मिथिलेश पाल जो इस समय आरएलडी कैंडिडेट है उनको हराने का प्रयत्न करने लगे हैं। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, देखिए भीतर घात तो सभी जगह होता है ना। जहाँ तक मैं राजपाल सैनी जी के बारे में जानता हूँ, वो यहाँ हमारी सीट से वो विधायक रहे हैं, मोरना सीट थी ये उस समय, विधायक रहे हैं वो यहाँ से। यहाँ इस क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव है, लोगों से उनका मेल जोल अच्छा है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर वो शायद लोकदल से अगर वो प्रत्याशी होते तो चुनाव शायद एक तरफा हो चुका होता। एक तरफा चुनाव हो चुका होता। वो बहुत प्रभावी नेता है अपने आप में। और अगर वो आप जैसा आप बता रहे, जैसी जानकारी आपको है, अगर उस तरह का कोई मामला है तो मिथिलेश पाल जी के लिए मुश्किल है पता करना। और ऐसा ही जो सांसद है यहाँ बिजनौर के सांसद है चंदन चौहान साहब, वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, तो यासिका चौहान जी के लिए। यासिका चौहान बहुत बड़े पॉलिटिकल परिवार से खुद भी हैं, ससुराल भी उनके पॉलिटिकल फैमिली है, और वो उनका पीहर भी बहुत पॉलिटिकल फैमिली है हरियाणा का। तो वो प्रत्याशी होती तो प्रभावी भी होती, लेकिन उनके सामने एक सवाल भी करती जनता। अगर आपको यहाँ उपचुनाव ही कराना था तो आप सांसदी का चुनाव पत्नी के लिए लड़ा लेते,
लेकिन आप खुद विधायक होने के बाद खुद सांसद होते हैं, फिर पत्नी को आप विधायक बनाते हैं, तो ये जनता उनसे ये सवाल भी करती है कि आप जनता का भी समय खराब कर रहे हैं, सरकार का जो जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको आप चुनाव के खर्च में आप खर्च करा इन्हीं को सांसद ही लड़ा लेते हैं। इन्हीं को सांसद ही लड़ा लेते, तो कहीं ना कहीं इस सवाल का उनको सामना करना पड़ता। हाँ, उनके अपने इमोशंस थे अपने हाँ। फादर के लिए, चूंकि उनके फादर संजय चौहान यहाँ से इसी पैटर्न पर सांसद बने थे। लेकिन नहीं, मैं इस बात को आपकी रोकना चाहूंगा। अब हमारे समाज में क्या महिला पुरुष अब तो सब समान है। अगर संजय चौहान जी सांसद रहे तो उनकी पुत्र वधू सांसद हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? महिला और पुरुष सब इक्वल है, पुत्र वधू उनकी विरासत को आगे मतलब आसानी भी हो जाती, आसानी भी हो ये जो अब टिकट मिलने में जो अब परेशानी जो हुई है ये तब ना होती, ये सारी चीजें ना होती, किसान का भी समय बचता, मजदूर का भी समय बचना था, सरकार का भी पैसा बचता जो हमारे देश के टैक्स से जाता है उनकी गाड़ी, ये भी बहुत सारा। चुनाव हो कैसा रहा है? मतलब जैसे धन बल बाहुबल या इस प्रकार की जो स्थितियां पैदा होती है उपचुनाव में, तो वैसा तो नहीं दिख रहा है। देखिए धन बल कोई प्रभावी नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं धन बल का कोई मामला नहीं। जब वोट मांगी जा रही है तो किन आधार पे लोग कह रहे हैं कि हमें इसलिए वोट दे दो? और सब अपनी अपनी पार्टी के जो उनकी पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत वोट मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों से भाग जाते हैं। मुद्दों से भाग जाते हैं। और अब नवाब अली साहब के साथ में बातचीत की, बड़े यंग एनर्जेटिक प्रधान है और पॉलिटिकल, देखिए कितने सोच समझ करके बात की। असल में ये धीमे बहुत हैं, मीठे बहुत हैं और गहरे बहुत हैं। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और बहुत धन्यवाद।